आपकी अनुमति के साथ मैं क्वेरी सेशन का आरंभ करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। इनमें से प्रतिभागियों एक बताइए। प्रतिभागी ने प्रश्न किया है कि बहुत सब संभव किए गए हैं, तो क्या हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर में इनोवेशंस कर सकते हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी का? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखिए मैंने आपको बताया इमेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बोला आपने? जी सर। हाँ, तो देखिए कंप्यूटर साइंस तो बहुत बड़ी है। हम लोग इमेज प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, हम लोग रिमोट हम कंट्रोल सिस्टम्स बना सकते हैं। अभी आप देखिए जितनी भी फार्म मशीनरी है, किसी में भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम नहीं है। बीज गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, कितनी फ्लो रेट कितना है उसका, कितने बीज गिर रहे हैं, इसका हमें फीडबैक नहीं मिलता ड्राइवर को या जो प्लाउमैन है उसको। तो हर मशीनरी में इंटेलिजेंस पैदा करना, उसके लिए हमें एआई का भी यूज करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करना पड़ेगा, इमेज प्रोसेसिंग का यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लगाने पड़ेंगे। बहुत गुंजाइश है कंप्यूटर के एप्लीकेशन। सर अगला प्रश्न है कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसमें अधिकतर फोकस जो है हम थियोरेटिकल नॉलेज पे करते हैं, क्यों ना इस तरीके की प्रैक्टिकल अप्रोच यूनिवर्सिटीज और में लाई जाए और थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया जाए? बिल्कुल किया जाए, कौन करेगा? हम और आप मिलकर तो करेंगे और करना ही है इसको। मैं अभी एक विद्यार्थी ने और सवाल पूछा था मनरेगा के बारे में, तो भाई मैंने एक लेख लिखा है जिसमें मैंने बताया कि बहुत सारे जो वर्कर वापस आए हैं उनमें बहुत अच्छा उनके अंदर बहुत कौशल है, तो क्या हम उन कौशल का प्रयोग कर सकते हैं? तो मैं एक आर्टिकल भेजूंगा डॉक्टर चरण को, वो आपसे शेयर कर देंगे। इसमें मैंने काफ़ी सारे सुझाव दिए हैं कि उनके स्किल का हम इस्तेमाल करके नए नए एंटरप्राइज लगाएं। तो मतलब उन जो वर्कर्स हैं उनको भी जोड़ें हम अपने प्रयोगों के साथ में। और शिक्षा के अंदर सिर्फ शिक्षा जो क्लासरूम में होती है वही तो शिक्षा नहीं होती ना, शिक्षा तो बाहर वर्कशॉप में भी होती है, मैकेनिक्स भी शिक्षा करते हैं। मुझे याद है बीकानेर में आया था एक बारी, तो वहाँ पर एक भाई था जिसने मुझे छत के ऊपर एक प्रयोग दिखाया कि वो प्लास्टिक जो था उसको वो जलाकर उससे तेल बनाता था, वेस्ट प्लास्टिक में से। अब ये पैराडॉक्स बोलो, उसको अलग अलग नाम दे दिया उस तकनीक के, लेकिन सवाल है कि वो व्यक्ति भी वेस्ट प्लास्टिक से तेल बनाने की कोशिश कर रहा था, छत के ऊपर प्रयोग किया उसने, गरीब आदमी था। तो मतलब कि ऐसे प्रयोग जब वो कर सकते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अपनी जगह पर, उनको कोई वर्कशॉप भी नहीं चाहिए, अपनी छत पर ही प्रयोग कर लिया, तो ऐसे प्रयोग हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं अपने आसपास? तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा के अंदर प्रयोग धर्मता लानी होगी, और प्रयोग धर्मता के लिए हमें बहाने नहीं ढूंढने कि मेरे पास ये साधन नहीं है तो नहीं कर सकते। साधनों के साथ करना तो कोई बड़ा काम नहीं। सीवी रमन ने जब शोध किए थे कलकत्ता के अंदर बैठकर, तो उनके पास तो क्या साधन था? कुछ भी साधन नहीं थे, और नोबेल प्राइज जैसा काम कर लिया उन्होंने। बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम साधन से बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी, विद्यार्थी भी और अध्यापक भी, इस बारे में थोड़ा कैसे कम साधनों से प्रयोग किया जाए। लोगों ने मोबाइल को पोर्टेबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बना दिया है। आप उसमें एक ड्रॉप डालिए पानी की, वहीं पर एनालिसिस होकर उसका आपका मोबाइल फोन पर उसकी ब्लूटूथ से वैल्यू आ जाती है। पोर्टेबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मतलब कोई बात है? तो इफ्ताक खान है वहाँ का, तेजपुर यूनिवर्सिटी का, जिसको हमने जातीय अवार्ड दिया था, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ सर, अगला प्रश्न है सर कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम समाज को ऑर्गेनिक फार्मिंग का भाई एक गुर्जर नाम से विद्यार्थी है, कुछ इनोवेशन दे वो पाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। उदयपुर में उसको हमने अवार्ड दिया। देखो देखो सुनो बात को, उसको हमने अवार्ड दिया, गांधी प्रेसिडेंट साहब के हाथों से अवार्ड दिलवाया था, प्रेसिडेंट हाउस में अवार्ड दिया था, गुर्जर। तो उसको क्या किया उसने उसने देखा जो फलों के छिलके होते हैं और बायो वेस्ट होता है, उसको उसने पॉलीमराइज करके एक जेल बनाई, और उस जेल को उसने जो दो हॉस्टल में जो डॉर्मेट्री होती है उसके बीच में जगह होती है, वहां पर उसने एक्सपेरिमेंट कर दिया। खेत तो कहां से लाता वो? एंड ही गॉट एन अवार्ड एज ए स्टूडेंट, एंड ही वेंट टू जापान। जापान में 30 देशों के लोगों को बुलाया, अप्लाई किया था, उसमें से ही वाज द ओनली वन सेलेक्टेड, ही पेड एक्सपेंसेस टू बी इनवाइटेड टू डू हिज एक्सपेरिमेंट। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसने एक बहुत अच्छा समाधान निकाल दिया। आज उसके पास, उसको काफी इन्वेस्टमेंट मिला है, राजस्थान सरकार ने पैसा दिया है,
आप गुर्जर के नाम से, मैं फर्स्ट नाम भूल रहा हूँ उसका, आप GYTI में ढूंढेंगे तो उसका पूरा प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मतलब बच्चों ने प्रयोग किए हैं, मैं राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूँ आपको इसीलिए, और आपके आसपास के उदाहरण हैं, तो काफी बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और करना ही है हमको, ये तो समय की आवश्यकता है। सर अगला प्रश्न है, रतीश सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से मनरेगा में हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कुछ लेबर के लिए कर सकते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जैसे सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं। हाँ, हमें क्या करना होगा, जैसे एक मार्क है, मैं छोटे छोटे उदाहरण लेता हूँ। राजस्थान में कुछ कलाकार, कुछ कलाएं हैं जैसे, तो हमने एक नियम बनाया, एक प्रयास किया कि जितने भी स्कूल हैं बच्चों के, उसकी एक दीवार को हम स्थानीय कला से पेंट कराते हैं, स्थानीय कलाकार से, और वो कलाकार मजदूर होता है। वो मजदूर पत्थर नहीं तोड़ेगा, वो मजदूर कला का प्रदर्शन करेगा स्कूल की दीवार पर। स्कूल अच्छे हो जाएंगे, जब बच्चे स्कूल आएंगे उनको कलरफुल दीवार मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा। तो कला भी कंजर्व हो गई, और उसका वहां पर मोबाइल नंबर होगा, उस कलाकार का नाम होगा। कोई वहां सड़क पे जा रहा है, दूर से देखता है ये दीवार बड़ी अच्छी लग रही है, पास जाता है, कलाकार को कला देखता है, कलाकार का नंबर नोट, वहां से फोटो का उसका कैमरे से इमेज ले लेता है, उसको कांटेक्ट करता है, बोलता है मेरा बंगलो है जयपुर में, जरा आप मेरी दीवार पर एक बना दो। उसका तो वो तो एंटरप्रेन्योर बन गया। तो अलग अलग विधाओं में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं या लेबरर्स के पास जो स्किल है, अब हर एक स्कूल में अगर हम ओवरहेड रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर बना दें और अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दें हर स्कूल के अंदर, राजस्थान के हर स्कूल में करना ये काम, क्योंकि बहुत जगह शौचालय बने हैं, पानी नहीं है वहां पर बहाने के लिए। 15 लीटर पानी के जो डिजाइन है टॉयलेट का, वो गलत है ना। उस डिजाइन में 15 लीटर पानी चाहिए एक बार वॉश करने के लिए, 15 लीटर क्या पीने के लिए तो है नहीं वहां पर पानी, तो 15 लीटर कहां से लाएगा वो। तो क्लॉग पड़े हैं बहुत से टॉयलेट। अगर हम ये वाटर स्टोरेज करेंगे तो टॉयलेट भी साफ हो जाएंगे, तो स्वच्छता मिशन भी आगे बढ़ जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको काम मिल जाएगा, वो उसकी मेंटेनेंस भी करेंगे हर साल। तो वर्कर्स को मेंटेनेंस, हम वर्कर ना रखें, खाली एंटरप्रेन्योर बनाएं, इसके बारे में हमें कुछ काम करना चाहिए। और इसके लिए हमारे विद्यार्थी और फैकल्टी मेंबर अगर मिलकर कुछ प्रयोग करना चाहेंगे तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ सहयोग करने के लिए, मिलने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि ये काम समय की मांग है कि अब हमें डिस्ट्रीब्यूटेड एंटरप्रेन्योरशिप, गांधी जी ने जो विकेंद्रीकृत विकास की बात की थी, उसको हमें अब करना ही है, उसका कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। सप्लाई चेन्स को छोटा करना है और जगह जगह छोटे छोटे उद्यम लगाने हैं, और वो ये उद्यम जितने कौशल वाले संपन्न मजदूर जो आए हैं वापस, अब सब वापस शहरों में जाएं, इससे अच्छा कुछ को रोक लें हम और यहीं पर उद्यम लगवाएं उनके साथ मिलकर। हमारी वर्कशॉप जो है उनमें उनको बोलिए आके काम कर लें, तो वो हमारे बच्चों को भी सिखा देंगे। कोई वेल्डर है बहुत अच्छा, हमारे बच्चों को सिखाएगा कैसे करता है, और मिलके कुछ बना लेंगे प्रयोग, कुछ समाधान बना लेंगे। सर जैसे हमारे छात्र छात्राएं तकनीकी शिक्षा से ही जुड़े हैं, तो डेफिनेटली तकनीकी को इसके साथ जोड़ करके, एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ करके बिल्कुल कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सप्लाई चेन हमारी कम हो सके, और फाइनली जो जितना भी प्रॉफिट्स है वो, देखिए ऐसा है, जो लोकल इनोवेटर्स हैं उन तक पहुंचाया जा सके। सर एक इसे मिलता जुलता प्रश्न, जी सर, सर इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, बताइए बताइए। तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी हम एग्रीकल्चर के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने बताया था अभी कि टिड्डियों को हम ट्रैप करें कलर से, ब्लू कलर की एलईडी से, और फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाकर हम उनको मारें जहाँ बिजली सुविधा है, या बैटरी को यूज करके करंट थोड़ा सा पैदा करके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हम ट्रैप कर सकते हैं टिड्डियों को, मार सकते हैं। तो भाई कोशिश करो ना, उसके लिए क्या दिक्कत है। बहुत सारे प्रयोग हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काम आ सकती है, हमें करना चाहिए उसका प्रयोग, हमने काम किया इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। सोलर एनर्जी का तो हम जानते ही हैं बहुत सारा प्रयोग हो रहा है, करना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सोलर डिवाइसेस आए नहीं एग्रीकल्चर में जिसकी जरूरत है। तो अगर हमें मॉनिटर करना है मॉइस्चर सर, हमारे सर नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, आपकी बात कट रही हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। हमारे पैनलिस्ट में है सर वायन सिंह जी, सर उनका भी एक प्रश्न है। जी 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 सर प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं समर में, गर्मियों में
4 वीक का, 6 वीक का और 8 वीक के, इस टाइप के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं। जी तो मैं यह पूछना चाह रहा था कि सर, हमारे विद्यार्थी भी आपके यहाँ किस रूप में उस दौरान जुड़ सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जो समर स्कूल होता है उसमें तो कोई भी आ सकता है। जी उसमें कोई मतलब उनको अप्लाई करना पड़ता है, और जी अप्लाई सर। करने के बाद में हम कोई भी विद्यार्थी मतलब हम सिलेक्शन करते हैं उनसे, उनके आइडियाज के बेसिस पर। जी और सर। उसके हमारे पास 300 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से हमने 30 बच्चों को लिया, 35 बच्चों को। तो कंपटीशन रहेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के विद्यार्थी आए, ताकि डाइवर्सिटी रहे क्लास के अंदर। तो एक तो तरीका वो है। दूसरा है इंटर्नशिप का। अभी कोविड की वजह से अगर वो इंटर्नशिप ऑनलाइन भी करना चाहें तो उसके लिए भी मौका है। कुछ जी बच्चे सर। और बाकी जो क्लासेस हैं उसमें अटेंड करें और साथ में अपनी यहाँ प्रयोग कर लें। अगर बच्चों में प्रतिभा दिखेगी तो ज़रूर मैं उनको स्वीकार करूँगा। मतलब मेहनत करें बच्चे। तो ये जी संभव है कि जिन बच्चों में भूख है कुछ करने की, के पास बहुत ज़्यादा उनके अंदर भावना है कि मुझे कुछ करना है, ऐसे बच्चे जो हैं उनको मैं ज़रूर प्रोत्साहित करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ऐसी भी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमें भी सीखने को मिलेगा। वो बच्चे वहाँ पर अगर काम करेंगे जी तो सर, थैंक यू। काम सर, ममता मैम, आप परमिट करें तो एक बात मैं सर से पूछना चाहूंगी। हाँ मैम, बिल्कुल। हाँ जी, नमस्ते सर, मैं अलका स्वामी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने ये जो अभी बताया कि जब प्रॉब्लम सिंपल है तो खुद इन्वेस्ट करें, और नहीं तो कोलैबोरेट करें, और नहीं तो नेटवर्क करें। तो जैसे हम बहुत बार स्टूडेंट्स को देखते हैं कॉलेजेस में, हमारे कॉलेज में बहुत स्टूडेंट बहुत अच्छे आइडियाज के साथ आते हैं। तो ये हम लोग भी इतने इक्विप्ड नहीं है कि उनको उस नेटवर्किंग के लिए हम कुछ सपोर्ट कर पाएं। तो एज ए यूनिवर्सिटी सर, हम अपने यहाँ ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप करें जो स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट कर पाएं? देखिए, ऐसा है अलका जी कि हनीबी नेटवर्क जो हमने बनाया 30 साल पहले, यही कारण था। हमारे पास साधन तो कुछ थे नहीं, शक्ति और ज्ञान के पास तो ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन नेटवर्क की वजह से, क्योंकि बहुत सारे साइंस हमारे ज्ञाति में हम रिव्यू करते हैं, 5-5 रिव्यूअर से हर एक प्रोजेक्ट को रिव्यू कराते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल के साथ मिलकर हम 15 लाख के 15 अवार्ड देते हैं लाइफ साइंसेज में। बाकी डिसिप्लिन में हम अवार्ड देते हैं लेकिन पैसा नहीं देते, तो अभी हमारे पास। अब ये आप सोचो, पूरे देश के साइंटिस्ट से हम रिव्यू कराते हैं, कोई पैसा नहीं देते किसी को रिव्यू के लिए। ग्रेट। नेटवर्क को हो रहा है काम। तो कई बार क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट स्टूडेंट भी चाहिए हमको, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी चाहिए, और हो सकता है कि हमें वहाँ पर इकोलॉजी के भी स्टूडेंट चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हम नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो वो स्टूडेंट का काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप मोस्ट प्रॉब्लम्स आर मल्टीडिसिप्लिनरी। मैं कहूँगा कि आप अपने स्तर पर, ज़्यादा बड़ी मतलब जरूरत नहीं है कि सिंह साहब को आप या चरण साहब को बॉदर करें। आप अपने स्तर पर किसी यंग फैकल्टी मेंबर को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कुछ, मेरा पुराना विद्यार्थी है, सहयोगी है, सुबोध बिश्नोई, यहीं बीकानेर में, उनको बुला लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही मेधावी साइंटिस्ट है, उनको बुला लीजिए। वो अपने दोस्तों को साथ में इकट्ठा कर लेगा। कुछ आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ केवीके के साइंटिस्ट आ जाएंगे, किसी विज्ञान केंद्र के। अगर फूड साइंस की प्रॉब्लम है तो फूड साइंस की जहाँ पर डिपार्टमेंट है उदयपुर में या जहाँ भी, उनको बुला लेंगे। मतलब एक नेटवर्क तो हमें बनाना पड़ेगा। अगर हमें बच्चों को ब्रेक थ्रू करवाना है, कुछ ऐसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है, तो बिना नेटवर्क के तो नहीं होगा ये काम, ये तो निश्चित बात है। और इसमें टीचर्स को पहल करनी पड़ेगी थोड़ी सी। बच्चे भी कर सकते हैं लेकिन बच्चे अभी उतना शायद सक्षम ना महसूस करें। तो आप अपने स्तर पर अगर साथियों को बुला लें और उनको एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक ग्रुप बनाकर उसमें उन प्रॉब्लम्स को पोज कर दिया जाए। अभी हम डिजीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जैसे आया कि भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी यूज कर सकते हैं सिवाय इमेज प्रोसेसिंग के। अब IIT BHU का बच्चा है, IIT बॉम्बे की बच्ची है, अलग अलग जगह के बच्चे, 5-6 जगह इंस्टीट्यूशन के बच्चे समर स्कूल में अपने अपने घरों में बैठे हुए कोलैबोरेट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम पर। तो ऐसी प्रॉब्लम के बिना नेटवर्क के तो कैसे काम चलेगा? हमें डिसिप्लिन चाहिए, अलग अलग डिसिप्लिन के। तो आई वुड स्ट्रांगली, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्तर पर प्रयास करें। आपके मित्र होंगे ही होंगे, अगर कॉलेज में आपके साथ पढ़ते होंगे, कुछ आपके साथ होंगे, उनको मोबिलाइज कीजिए। और नहीं भी जानती हैं तो लिख जाने में, मेल डालने में जाता क्या है? व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? द पर्सन विल नॉट रिप्लाई। लेकिन अगर जवाब दे दिया तो इसलिए मैं तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। और जी जी। आई नेवर फील डिफिडेंट कि अगर कोई भी काम मन में आ जाए करना है तो कर लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। नेटवर्क तो आपको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल हो रहा है जी, मतलब ये एक नेटवर्किंग, एक मुझे लगता है इनिशियल स्टेप हो सकता है इस पूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल 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 हो सकता है। और देखिए, जब ये स्टूडेंट्स आएंगे तो आपको नेटवर्क खाली फॉर्मल सेक्टर के साथ नहीं, हमारे जो इनोवेटर्स राजस्थान में यूसुफ है, विश्वकर्मा है, अपने सुडाराम जी हैं, बहुत सारे लोग हैं,
जी। जगदीश पारिक जी जिनको पद्मश्री मिला आपकी बार, गोभी की जी। उन्होंने वैरायटी आई तो पिछले साल में, तो वो हैं, ऐसे बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, उनको भी आप अपने नेटवर्क में शामिल कीजिए, मैं उनको भी जोड़ दूंगा आपके साथ। तो जी। फिर क्या होगा कि जो हमारे विद्यार्थी उनको पता चलेगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारी शिक्षा का तो फिर हमें पूरा फायदा उठाना ही चाहिए, प्रेरणा मिलेगी। आप उनको, मैं 4 चीजें कहता हूँ, आप एक इनोवेशन हनी बी नेटवर्क का इनोवेशन क्लब बनाइए, शेयर, सर्च, सेलिब्रेट एंड सेंस द अनमेट नीड। 4 काम करने हैं हमें। पहले अपनी जो इनोवेशन और जगह की हमें मिल रही है उनको बांटना है क्लास में, जो इनोवेशन को ढूंढना है, जैसे मैंने अभी बताया 20,000 बच्चे 20,000 गाँव में ढूंढेंगे इनोवेशन को। तीसरी चीज है सेलिब्रेट, क्लासरूम में ऐसे इनोवेटर्स को बुलाइए लेक्चर के लिए, तीसरी बात, या उनके पाठ्यक्रम में उनके केस स्टडीज डालिए। और चौथी बात है कि जो अनमेट नीड्स हैं उनको सेंस करिए, उनको इन्वेंटराइज करिए। जो प्रोजेक्ट आप देती हैं विद्यार्थियों को वो अनमेट नीड्स पे बेसिस करते हैं। मान लीजिए कि वाटर है, उसके लिए अलग अलग तरह की सॉइल है, क्रैक की प्रॉब्लम आ रही है सिरेमिक्स में, सिरेमिक टाइल्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, अगर रिजेक्शन रेट हाई है तो उनको बोलिए भाई जरा सर्वे करो, अलग अलग सॉइल्स का एनालिसिस करो, देखो कौन सी सॉइल बढ़िया है क्ले, इस पर्टिकुलर टाइल के लिए, इस पर्टिकुलर क्ले के लिए। तो उस एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, उस बच्चे ने सीख भी लिया क्ले का एनालिसिस, या सिरेमिक साइंस का जो स्टूडेंट है उसको अपनी सिरेमिक की इंजीनियरिंग भी अच्छी आ गई, दोनों काम हो गए। तो उसमें प्रॉब्लम भी इकट्ठी करनी पड़ेगी ना फील्ड से, जो हमारे एंटरप्राइजेज हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी हमें सर्वे करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भेजकर पूछना पड़ेगा भाई कोई वेस्ट है उनके पास जिसका वो, जिससे उनका पैसा नुकसान हो रहा है बिजनेस में, वो वेस्ट को अगर हम यूज कर सकते हैं, उससे कोई नया पर्पज ढूंढ सकते हैं, नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो हमारे स्टूडेंट्स करें ना काम, बैठ के अपनी प्रोजेक्ट बनाए उस प्रॉब्लम पर। ऐसे प्रोजेक्ट दीजिए बच्चों को। आप टेकपीडिया पे जाएंगे, वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें बच्चों ने रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, and it has made them better engineer and it's also made them better human being. जब भी कोई हम जीवन में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम एक अच्छे इंजीनियर नहीं बनते, एक अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपने जिस तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम इस तरीके का नेटवर्क बनाएं। सर ने भी हमें पहले गाइड किया था, हमारे माननीय वीसी सर ने। और सर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न हैं जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्र हैं, वो लगभग इसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या आइडियाज होते हैं उनमें, वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स या आइडियाज होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है, इसके लिए हम क्या करें? बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। एक तो विकल्प है NSTGB, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। NSTGB ने BSc का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक जगह जगह पर इंक्यूबेटर्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेटर्स हैं, एक वो। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, बायरेक्ट है, बायरेक्ट 50 लाख तक के अवार्ड देती है, फंडिंग देती है, जस्ट आइडिया के बेसिस। अगर आपका प्रोटोटाइप नहीं बनाया तो बायरेक्ट में बिग ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जाती है 15 लाख तक का अवार्ड। फिर उसके अलावा NRDC है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, NRDC भी कुछ छोटे सपोर्ट करती है। MSME का एक इंक्यूबेटर है, वो भी छोटे छोटे सपोर्ट करते हैं। ज्ञान हमारी संस्था है, वो भी छोटे छोटे सपोर्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की भी स्टार्टअप पॉलिसी होगी, उसके अंदर भी कुछ सपोर्ट मिलता होगा, उसको भी आप, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, वो है प्रायर आर्ट सर्च। प्रायर आर्ट सर्च करके हमको पहले ये देखना चाहिए कि मेरा आइडिया वाकई ओरिजिनल है इस लायक कि उसके अंदर काम किया जाए, या पहले उस पर काम हो चुका है, या वो इनफीजिबल है। तो बहुत से बच्चे परपेचुअल मोशन मशीन की बात कर लेते हैं, उनको नहीं पता इतना, अभी नए नए इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, स्कूल के तरह से उनका दिमाग चल रहा है अभी, तो उनको रिसर्च करनी चाहिए। प्रायर आर्ट सर्च का मतलब है पहले लिटरेचर का रिव्यू करें, पेटेंट्स का रिव्यू करें। हमने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें 8 लाख एबंडेंट US पेटेंट ऑफिस के पेटेंट का डेटाबेस बनाया है, gyan.org/patent.php या techpedia.in/patent। वहां पर 8 लाख एबंडेंट पेटेंट माने जिनका रिन्यूअल नहीं किया गया, यानी कि जो फ्री हैं, कोई भी यूज कर सकता है उसका इस्तेमाल। उन पेटेंट्स को देखो, टेकपीडिया के डेटाबेस में देखो, वेब पे सर्च करो। तो पहले रिसर्च करके देख लो कि आपके सवाल जो हैं वो इस लायक हैं कि उसमें जीवन लगाया जाए। हमारे दिमाग में आ गया, हमने सोच लिया बड़ा अच्छा है, लेकिन आपने रिसर्च तो करी नहीं उसके अंदर। तो अभी मैं समझ को मैं कल यही पढ़ा रहा था कि भाई प्रायर आर्ट सर्च कैसे करते हैं, फिर माइंड मैप बनाते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम की डायमेंशन क्या क्या है, फिर डीलिमिट करते हैं उस प्रॉब्लम को। सारी समस्याओं को तो हम पहले वर्जन में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना,
तो इसलिए ये सोचना कि भाई बहुत बड़ा काम, अभी हम काम कर रहे हैं, सॉल्ट वर्कर्स जो हैं जो नमक बनाते हैं खारागोड़ा में, लिटिल रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में, उनके मकान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं भाई उनकी हर झोपड़ी कैसे बनाई जाए ताकि जितनी गर्म हवा होती है उसके अंदर भी वो आराम से रह सकें, और खाना बनाते हो तो आग लग जाती है उसमें आग न लगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर लिस्ट बनाया है। अब जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम लीजिए ना, आपके 20% तो नमक राजस्थान में बनता है, जो जहाँ नमक बनता है, सांभर की झील में बनता है और जगह बनता है, उनकी दिक्कतों को देखिए और वो कैसे जगहों में रहते हैं उनको देखिए, फिर उनके लिए स्ट्रक्चर्स बनाइए। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता क्योंकि मजदूरों को भी 5-5 हज़ार 10,000 में बनाना पड़ता है, उतना पैसा तो मिल सकता है। हम भी मदद करेंगे अगर कोई बहुत अच्छा ओरिजिनल आइडिया आएगा तो ये सिर्फ ये मत सोचिए कि सारी समस्याओं का हल मुझे पहले ही समाधान में करना है। बिट बाय बिट, एक ब्रिक बाय ब्रिक बिल्डिंग बनती है, पहले एक ईंट बनाई जाती है, फिर दूसरी ईंट बनाई जाती है, फिर उसको एक दूसरे पर रखा जाता है, फिर दीवार बनती है। आप कहेंगे नहीं मुझे पूरा मकान एक साथ बनाना है, तो नहीं बनता ना, कई बार छोटे छोटे प्रयासों से शुरू करना चाहिए। थैंक यू सर।